हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है भाई। हम लोग सी सेट पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं और उसी क्रम में आगे बढ़ना है हम लोगों को। आप लोग जुड़िए और जो आपके साथी एग्जाम में अपियर होने वाले हैं उनको भी सजेस्ट करिए। अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लगता है तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? पैराग्राफ है, ठीक है। देखो भाई, क्या कह रहा है? पूरे विश्व में सरकार में प्रादेशिकता की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही है। पूरे विश्व में सरकार में प्रादेशिकता की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही है, जिसके परिणाम स्वरूप 1990 के दशक से क्षेत्रों और समुदायों की ओर सत्ता का व्यापक अधोगामी हस्तांतरण होता रहा है। इस प्रक्रिया को जिसके अंतर्गत अब राष्ट्रीय सब नेशनल स्तर पर नई राजनीतिक सत्ताएं और निकाय बनते हैं तथा उनकी क्षमता और शक्ति में वृद्धि होती है, प्रतिविकास डिवोल्यूशन, ठीक है, कहते हैं इसको। प्रतिविकास की विशेषता है कि यह 3 घटकों से मिलकर बनता है। वे घटक हैं राजनीतिक, देखो कौन कौन से घटक हैं? राजनीतिक वैधता, सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, संसाधनों का विकेंद्रीकरण, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन करना। यहाँ राजनीतिक वैधता से आशय है निचले जन समुदाय से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के लिए उठने वाली मांग, जिसमें विकेंद्रीकरण के लिए एक राजनीतिक बल निर्मित करने की क्षमता होती है। कई मामलों में आधिकारिक स्तर है ना, आधिकारिक स्तर पर इसके लिए पर्याप्त राजनीतिक संगठन हुए बिना ही सरकार के ऊपरी स्तर से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है, और ऐसे मामलों में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्राय अपने उद्देश्य पूरे नहीं कर पाती। ठीक है, दोबारा पढ़ लो लास्ट में। कई मामलों में आधिकारिक स्तर पर, आधिकारिक है ये, आधिकारिक स्तर पर इसके लिए पर्याप्त राजनीतिक संगठन हुए बिना भी सरकार के ऊपरी स्तर से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है, और ऐसे मामलों में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्राय अपने उद्देश्य पूरा नहीं कर पाती। तो कौन कौन से भाई कोरोलरी से निकाल सकते हैं हम लोग? क्या निकल सकता है, ये ट्राई करते हैं छांटने की। इसमें से पहली लाइन कह रही है, अब राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ताओं के निर्माण के लिए और इस तरह सफल प्रतिविकास और विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करने के लिए शक्तिशाली जन नेताओं का उभरना अनिवार्य है। ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना? एक बार में पढ़ने से क्लियर होना चाहिए सारी चीजें। सरकार के ऊपरी स्तर से क्षेत्रीय समुदायों पर कानून द्वारा या अन्यथा प्रतिविकास और विकेंद्रीकरण को अधोरेखित किया जाना चाहिए। नहीं, ऐसा भी नहीं है, नहीं है बिल्कुल ऐसा। जबरदस्ती वाली बात नहीं है, जबरदस्ती वाली बात नहीं करी गई है ना। देखो, प्रतिविकास को सफल होने के लिए ऐसे लोकतंत्र की अपेक्षा होती है जिसमें निचले स्तर के लोगों की इच्छा की स्वतंत्र अभिव्यक्ति हो और आधारिक स्तर पे इनकी सक्रिय भागीदारी हो। एकदम सही बात है ये। राजनीतिक वैधता से यह आशय है कि निचले जन समुदाय से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के लिए उठने वाली मांग, जिसमें विकेंद्रीकरण के लिए एक राजनीतिक बल निर्मित करने की क्षमता होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है भाई, थोड़ा सा इसको समझना होता है ना। वैसे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, फिर भी फोर्थ पढ़ लेना, ऐसे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन में से है क्या? प्रतिविकास होने के लिए जनता में क्षेत्रवाद की प्रबल भावना होनी चाहिए। नहीं, ये तो गलत बात है ना, क्षेत्रवाद की प्रबल भावना नहीं होनी चाहिए। होने को तो सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो हमें इन्फ्लुएंसेस के थ्रू मिलता है हम उसको ट्राई करते हैं। ठीक है, हम उसको देखते हैं क्या कह रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इफ ओनली द सेकंड एंड फोर्थ सैटरडेज and all Sundays in a office are
considered as vacation days only, then what will be the minimum number of possible working days in any month of any year? ये कह रहा है कि यदि ऐसी कोई नीति है जिससे किसी समुदाय की 1/3 आबादी, ओहो, ये तो हिंदी तो गलत लिख रही है इसकी भाई, हिंदी इसकी गलत लिख रही है। मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। ये गलत लिख रही है हिंदी इसकी, ये गलत है ना। क्या कह रहा है, देखो सेकंड और फोर्थ शनिवार ऑफ रहता है, छुट्टी रहती है, ठीक है। और सारे रविवार छुट्टी रहती है। आप लोगों को बताना क्या है कि किसी साल में किसी महीने में कम से कम कितने दिन कार्य होगा, कम से कम वाला निकालना है हमको, है ना। तो देखो सबसे कम दिन किसके अंदर होते हैं, फरवरी के अंदर होते हैं। फरवरी के अंदर कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। मतलब कम वाली फरवरी में मान के चल रहा हूँ, 28 दिन है, 28 डेज है फरवरी के अंदर। एक सेकंड रुको, देखो ये है वो क्वेश्चन एक्चुअल में, है ना। उस क्वेश्चन पे मत जाओ, इस क्वेश्चन को देखो तुम, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है ना यहाँ पे। ओके, इसको देख लेते हैं। तो भाई यदि एक कार्यालय में केवल दूसरा और चौथा शनिवार तथा सभी रविवार ही केवल अवकाश के दिन माने गए हो, तब किसी भी वर्ष में किसी भी मास में संभव संभव कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है भाई, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली ये सोचना है ध्यान से कि 28 दिन की फरवरी में उठा लेता हूँ, 28 डेज, ठीक है। 28 दिन की फरवरी में उठा लेता हूँ। अब 28 दिन में ध्यान देना, अगर पहली तारीख को संडे पड़ जाता है, 8 तारीख को संडे पड़ेगा, 15 तारीख को संडे पड़ेगा, 22 तारीख को संडे पड़ेगा, हाँ के ना। उसके अलावा कोई संडे नहीं आएगा फिर इसमें। 1, 8, 15, 22 इन 4 डेट को संडे पड़ेगा। उसके अलावा 2 शनिवार, संडे से पहले शनिवार आएगा और इस संडे से पहले, तो 2 सैटरडे हो गए। यानी कि ऑफ कितने दिन का हो गया भाई, ऑफ हो गया 6 डेज का। और इस महीने में हमारे पास दिन कितने, 28, तो 28 में से 6 निकाल दो, तो मिनिमम कितने दिन काम करोगे किसी भी महीने में, 22 दिन। कितने आ जाएंगे भाई, 22 दिन आ जाएंगे। आई बात समझ में, मिनिमम कितना काम करोगे, 22 दिन काम करोगे मिनिमम। आ रही है समझ में ये बात, ठीक है, आ रही है समझ में। चलो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा पैराग्राफ है, ठीक है। करते हैं, डिस्कस करते हैं पैराग्राफ को, क्या कह रहा है। हम डिजिटल काल में रहते हैं। डिजिटल सिर्फ ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका उपयोग कार्यनीतिक रूप से और विशिष्ट तौर पर कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। हमारा यह प्रत्यक्ष ज्ञान कि हम कौन हैं और हमारे चारों ओर की दुनिया से हम किस प्रकार जुड़ते हैं, और वे तरीके जिनसे हम अपने जीवन, श्रम और भाषा के प्रभाव क्षेत्रों को परिभाषित करते हैं, बड़े पैमाने पर डिजिटल प्रौद्योगिकियों द्वारा ही संरचित हैं, ठीक है। डिजिटल हर जगह विद्यमान है, हवा की तरह अदृश्य है, ठीक है भाई। हम डिजिटल व्यवस्थाओं के अंदर रहते हैं। हम अंतरंग गैजेट जो हम यूज करते हैं, उपकरण के साथ जीते हैं। हमारी पारस्परिक क्रियाएं डिजिटल माध्यमों के द्वारा होती हैं, और डिजिटल की मौजूदगी तथा उसकी कल्पना ने हमारे जीवन को प्रभावशाली ढंग से पुनर्संरचित कर दिया है। डिजिटल सिर्फ एक उपकरण मात्र होने से अधिक वह दशा और संदर्भ है जो हमारे आत्मबोध, समाजबोध और शासन संरचना बोध के आकार और सीमाओं को परिभाषित करता है। देखो लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लगी, वह दशा और संदर्भ है जो हमारे आत्मबोध, समाजबोध और शासन संरचना बोध के आकार और सीमाओं को परिभाषित करता है। ऐसे लिखने में ऐसे लाइन बहुत काम में आती है ना, जब हम ऐसे लिखते हैं उस टाइम पे ये चीजें बहुत अच्छा पार्ट प्ले करती है, क्योंकि जो हम पैराग्राफ उठाते हैं वो किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, एडिटोरियल होता है या कहीं से कोई बात कही किसी ने, तो हम वो उठा लेते हैं।
तो वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जिनको अगर तुम अपनी राइटिंग में लाओगे तो वो इफेक्टिव लगेगी ऑटोमेटिकली। ठीक है ना? तो ये कुछ चीजें होती है जो हमको पकड़नी चाहिए, हर जगह से हमें कुछ ना कुछ कैप्चर करना चाहिए अपने पास। अब ये देखते हैं कि इसमें आंसर राइट कौन सा होगा। निम्नलिखित में ऐसे कौन सा सर्वाधिक तार्किक और सारभूत संदेश है? तो ये हम चेक करके देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या हमको दे रहा है। कह रहा है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर शासन की सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अब तो तुम देखते कैंसिल करना सीख जाओ भैया ना कुछ चीजों को, तो जैसे इसके बारे में कोई बात ही नहीं है तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकी की बात करना हमारे जीवन और जीवनचर्या की बात करना है। ये होल्ड कर लो क्योंकि ये सही लग रहा है, इसको हम होल्ड पे रख लेते हैं, ये हमको सही लग रहा है। अगला देखो क्या कह रहा है। हमारी रचनात्मकता और कल्पना को डिजिटल माध्यमों के बिना अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। नहीं, गलत बात है, कर सकते हैं अभिव्यक्त। क्यों नहीं किया जा सकता अभिव्यक्त? ऐसा भी नहीं कहा गया इसमें, समझ नहीं है सारी बातें, लेकिन हाँ इससे कुछ चीजें सुगम बन गई हैं जो हम इजीली एक्सप्रेस करने लगे हैं। लाइक व्हाट्सएप, पहले कहाँ था ये व्हाट्सएप? समझ रहे हो मेरी बात को? छोटा सा एक एग्जांपल दिया है। डिजिटल तंत्रों का उपयोग भविष्य में मानव के अस्तित्व के लिए अत्यावश्यक है। अब देखो हमें किस पे चलना है, हमें इन्फ्रेंस निकालना है, तार्किकता निकालनी है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो ये बात करी गई है ये बात सत्य नहीं है। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 ही सत्य है। इसके बारे में भी गलत है बात, ये भी गलत बात है। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? सेकंड। डिजिटल प्रौद्योगिकी की बात करना हमारे जीवन और जीवनचर्या की बात करना है। ठीक है, क्लियर बात है? ठीक है देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे? देखो एक और पैराग्राफ करते हैं। ठीक है, पैराग्राफ की प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ आप लोगों को कि जिन लोगों का मैथ्स वीक है और जिन लोगों का रीजनिंग में भी थोड़ा सा हाथ तंग है तो वो लोग पैराग्राफ ट्राई करें। जो कुछ बताने की कोशिश करता हूँ तो उसको कैप्चर करें। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर आप पूरा नहीं बताते हो, कहाँ से आपने आंसर लिया है? तो मैं कोशिश करता हूँ, एक बार पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको खुद भी एनालाइज करना आना चाहिए। अब ये चीज है ना कि हम लोग कहाँ से इन्फ्लुएंसेस निकालने की कोशिश करते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि वन टाइम में ही हमको पढ़ लेना चाहिए सही तरीके से। फिर भी एग्जाम में प्रेशर होता है, आई आई नो दैट। एग्जाम का प्रेशर कुछ अलग लेवल पे होता है, तो उस एग्जाम के लेवल, जो प्रेशर के लेवल है ना, उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करना है आपको कि आपको बहुत काम होके बैठना है, बहुत ही शांति के साथ। ये बहुत ज्यादा मुश्किल पेपर थोड़ी आता है, एप्टीट्यूड चेक कर रहा है यार आपका, कोई भी क्लियर कर सकता है इजीली, है ना? एक क्वेश्चन 2.5 नंबर दे के जाता है, ये तो आपको पता ही है। देखो भाई क्या कह रहा है। आईएमएफ ने ध्यान दिलाया है कि एशिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष मध्यम आय जाल, मिडिल इनकम ट्रैप में पड़ जाने का संकट बना हुआ है। इसका आशय यह है कि इन देशों की औसत आय, जो कि अब तक तेजी से बढ़ती रही है, एक बिंदु से आगे बढ़ना बंद कर देगी। एक ऐसा बिंदु जो कि विकसित पश्चिमी जगत की आय से काफी कम है। आईएमएफ आधारभूत संरचना से लेकर कमजोर संस्थाओं तक और अपर्याप्त रूप से अनुकूल समष्टि आर्थिक, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं ना, दशाओं तक मध्यम आय जाल के कई कारणों की पहचान करता है, जिनमें से कोई भी आश्चर्यजनक नहीं है। परंतु आईएमएफ कहता है कि सर्वरूपेण कारण उत्पादकता की वृद्धि में गिरावट है। सर्वरूपेण क्या कहता है आईएमएफ? सर्वरूपेण कारण उत्पादकता की वृद्धि में गिरावट है। अब देखो इसको हम चेक करते हैं कि क्या हो सकता है, इन्फ्लुएंस क्या निकल सकते हैं, है ना? किसी देश के मध्यम आय अवस्था में पहुंच जाने से उसकी उत्पादकता में ह्रास होने का खतरा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आय की वृद्धि रुक जाती है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, इसको होल्ड कर लो। और ये सही होगा जहां तक है, क्योंकि जो इन्फ्लुएंस इसमें बन के आया है ना, अब उसके अब ये डेवलपमेंट आपको करना अपने दिमाग के थ्रू कि आपको इतना तो एनालाइज करना है कि ऑप्शंस आपको देख के समझ में आ जाएगा ये ऑप्शन तो सत्य होने, ये ऑप्शन सच में काफी कुछ कोरिलेट कर रहा है। मध्यम आय जाल में फंसना तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं की एक सामान्य विशेषता है। अब देखो ये क्वेश्चन तुमको भटका सकता है
लेकिन यहाँ ध्यान देना, आईएमएफ ने ध्यान दिलाया है कि एशिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष मध्यम आय जाल में पड़ जाने का संकट बना हुआ है। इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि मध्यम आय जाल में फंसना तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं की एक सामान्य विशेषता है। ठीक है, गलत कर दो इसको, इसका एक कतई मतलब नहीं है। ठीक है, गलत कर दिया हमने। तीसरा देखो, एशिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए वृद्धि की गति को बनाए रखने की कोई आशा नहीं है, नहीं ऐसा भी नहीं था। जहां तक उत्पादकता की वृद्धि का प्रश्न है, एशिया की अर्थव्यवस्था का निष्पादन संतोषजनक नहीं। कहीं ऐसी बात हुई है, बताना जरा मुझे, कहीं ऐसी बात हुई है? नहीं हुई है। इस मसले पे तो बात ही नहीं हुई। तो बस एकमात्र ऑप्शन जो बचता है, जो 100% सत्य होने के कगार पर है, और वो है फर्स्ट ऑप्शन। तो देख रहे हो भाई, इस तरीके से आप लोगों को एलिमिनेट करना है इनको। अगर आप एलिमिनेट करने में सक्षम हो तो आपका काम आसानी से चल जाएगा, अदरवाइज फिर आपको दिक्कतें आएंगी। आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे ऑप्शंस को तो आपको दिक्कत आएगी। आप घुस गए क्वेश्चंस के अंदर, लगे रहो उसमें भाई। अरे आपको एनालाइज करके जल्दी से जल्दी उससे निकलना है, उसकी जकड़ से। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों की परीक्षा कीजिए, इन पर ध्यान देना है। सभी परीक्षा कीजिए का मतलब एग्जामिन करना है ना भाई। इंग्लिश में लिखा होता तो सही समझ में आता आपके। एग्जामिन दीज स्टेटमेंट्स, अब ये ज्यादा सही लग रहा है, एग्जामिन दीज स्टेटमेंट्स। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो किसी निम्नलिखित कथनों की परीक्षा करना भी वही चीज होती है, एग्जामिन करना। ठीक है, देखते हैं क्या क्या कह रहा है। सभी रंग सुखद हैं, स्लॉग्स टाइप का है, स्लॉगिज्म जिसको आप बोलते हो, उस तरीके का कुछ कुछ क्वेश्चन है। देख ले, पढ़ के देखते हैं। पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है, सभी रंग सुखद हैं, कुछ रंग सुखद है, कोई भी रंग सुखद नहीं है, कुछ रंग सुखद नहीं है। अच्छा, ये तो इन्होंने कथन दे दिए। अब देखो जरा, यदि कथन चार सत्य है तो निश्चित रूप से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। बहुत ही अच्छी बात की है इन्होंने। अगर कथन चार को इन्होंने सत्य मान लिया, अभी कह रहा है इसके अकॉर्डिंग कौन सा सत्य होगा। एक और दो सत्य हैं, आपका चौथा क्या है, कुछ रंग सुखद नहीं है। एक बात ध्यान रखना, कुछ रंग सुखद नहीं है, इसका मतलब क्या है? एक नेगेटिव सेंस है भाई इसका, नकारात्मक सेंस है इसका, है ना, ध्यान देना। तो ये पॉजिटिव वाला नहीं होगा किसी भी कीमत पे। बाकी ये हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अब कोई भी रंग सुखद नहीं है ऐसा तो नहीं बोल सकते हम। कुछ रंग सुखद है, सभी रंग सुखद है, नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ वन, सिर्फ और सिर्फ वन, एक असत्य होगा। समझ गए नहीं समझे बात को भाई? पॉजिटिव वाला बिल्कुल असत्य होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला सत्य होगा। समझ रहे हो इस चीज को? नेगेटिव सेंस दे रहा है, उसका अपोजिट नेगेटिव सेंस दे रहे हो, इसका अपोजिट एक असत्य हो गया फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, वो बिल्कुल सही बात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे? ये भी एक पैराग्राफ है भाई, है ना? क्या कह रहा है? नव प्रवर्तनकारी इनोवेटिव भारत समावेशी होने के साथ साथ प्रौद्योगिकी में भी उन्नत होगा, जिससे सभी भारतीयों के जीवन में सुधार आएगा। नव प्रवर्तन तथा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना, बढ़ती हुई सामाजिक असमानता को कम कर सकते हैं और द्रुत शहरीकरण से उत्पन्न होने वाले दबावों से मुक्त कर सकते हैं। कृषि और ज्ञान केंद्रित नॉलेज इंटेंसिव कृषि और ज्ञान केंद्रित नॉलेज इंटेंसिव निर्माण और सेवाओं के बीच उत्पादकता में बढ़ते हुए विभेद से आय असमानता के बढ़ने का खतरा है। इनइक्वालिटी इन इनकम, इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है, डिस्पैरिटी इन इनकम। इंग्लिश में वर्ड्स बड़े आसान होते हैं, डिस्पैरिटी। ठीक है, भारत की R&D प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों को गरीब लोगों की जरूरतों पर ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहित कर तथा ज्ञान अर्जन के लिए अनौपचारिक प्रतिष्ठानों की क्षमता में उन्नयन कर एक नव प्रवर्तन इनोवेटिव और अनुसंधान कार्यक्रम इस प्रकार का सामना कर सकता है। समावेशी नव प्रवर्तन वस्तु और सेवाओं की लागत को कम कर सकता है,
तथा गरीब लोगों के लिए आय अर्जन के अवसर उत्पन्न कर सकता है। बहुत ही ठीक ठाक सा पैराग्राफ है, काफी कुछ समझने वाली है बातें इसमें। बढ़ते हैं, है ना। गांव से शहरों के प्रवसन को कम करने के लिए नवप्रवर्तन तथा R&D ही एकमात्र रास्ता है। खत्म कर दो इसको। तो नहीं है ऐसा कहीं पर भी, क्वेश्चन में कहीं इस बात के बारे में जिक्र ही नहीं है, तो मैं क्यों जाऊं उसके पीछे। ठीक है, क्या कह रहा है आगे। तेजी से विकसित होने वाली, तेजी से विकसित, विकसित लिख लेना इसको, होने वाले प्रत्येक देश को कृषि और अन्य क्षेत्रों में उत्पादकता के बीच विभेद को न्यूनतम करने की आवश्यकता है। बताओ जरा। नवप्रवर्तन R&D बढ़ती हुई सामाजिक असमानता को कम कर सकते हैं। तो यहां पर ये उत्पादकता वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, कृषि और अन्य क्षेत्र वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। खत्म कर दो इसको। ठीक है, पढ़ो आगे क्या कह रहा है। समावेशी नवप्रवर्तन तथा R&D एक समतावादी समाज बनाने में सहायता कर सकते हैं। यही बात करी गई है पूरे पैराग्राफ में, सिर्फ इसी के ऊपर तो डिस्कशन था भाई। यही बात है, बाकी चौथा ऑप्शन भी सही नहीं होगा। क्या कह रहा है चौथा? द्रुत शहरीकरण केवल तभी होता है जब किसी देश की आर्थिक वृद्धि तीव्रगामी होती है। ऐसा भी नहीं है। हमें इन्फ्रेंस निकालना है, समझ रहे हो मेरी बात। हमें ये देखना है पैराग्राफ क्या कह रहा है भाई। पैराग्राफ के तौर पे धारणा, पूर्व धारणा और निकालनी है जो कि बहुत लॉजिकल हो। ऐसी चीज हमको डिस्कस करनी है। ठीक है, क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो भाई, कह रहा है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान की 4 परीक्षाएं 4 क्रमिक दिवसों पर की जानी है। किंतु आवश्यक नहीं कि परीक्षाएं इसी क्रम में हो, है ना, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। भौतिक विज्ञान की परीक्षा उस परीक्षा से पहले की गई जिसे जीव विज्ञान के बाद किया गया। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान की परीक्षा उस परीक्षा के पहले की गई, उस परीक्षा के पहले की गई जिस जिसे जीव विज्ञान के बाद किया गया। जीव विज्ञान के बाद, जीव विज्ञान था, उसके बाद और कोई होगा यहाँ पे। ठीक है, रसायन विज्ञान की परीक्षा 2 परीक्षाएं किए जाने के ठीक बाद में की गई है। 2 परीक्षा हो गई, उसके बाद किसका नंबर था? रसायन विज्ञान का। समझे बात को? तो वो रसायन विज्ञान की परीक्षा की बात कर रहा है। किसकी परीक्षा अंत में हुई फिर? एकमात्र बचता है कौन? गणित भाई साहब। देखो भौतिक मतलब फिजिक्स हमारा, आंसर इसका मैथ्स आ गया है ना। जीव विज्ञान है बायोलॉजी। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है बस। ये केमिस्ट्री होता है और ये मैथमेटिक्स होता है। ठीक है, तो लास्ट में होने वाली परीक्षा कौन सी होगी? हमारी मैथ्स होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर समझ में नहीं आती तो एक दो बार रिपीट करके भी देखना मैंने क्या बताया है ना। आप गलत सही समझ में नहीं आया जो भी कमेंट करना करिए, लेकिन पहले एक दो बार पढ़िए उसको ढंग से। ठीक है, आपको जो भी बोलना है बोलिए, बट एक बार ढंग से पढ़िए उसको, क्योंकि पढ़ने से बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है भाई? ए और बी की आय का योग सी और डी की सम्मिलित आय से अधिक है। यानी कि ए और बी की अगर मैं इनकम की बात करूं, ये बड़ा है सी और डी की इनकम से। एक पॉइंट तो ये आ गया। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? ए और सी की आय का योग बी और डी की सम्मिलित आय के बराबर है। तो यानी कि ए और सी की जो इनकम है वो बी और डी की इनकम के बराबर है। सेकंड पॉइंट हमसे ये वाला बोला है इसने। तीसरा पॉइंट देखो क्या कह रहा है। इसके अतिरिक्त ए की आय बी और डी की सम्मिलित आय से आधी है। इसका मतलब समझ रहे हो? यानी कि ए की इनकम जो है वो बी और डी से आधी है। समझे बात को? नहीं समझे? यहां बी और डी कंप्लीट है और ए क्या है? बी और डी का आधा। यानी कि सी की इनकम भी क्या होगी फिर? बी और डी का आधा होगी कि नहीं होगी? समझे बात को? नहीं समझे? दोबारा समझो इस बात को। ए की इनकम जो है वो बी और डी की कंबाइंड इनकम की आधी है, तो सी की इनकम बी और डी की आधी होगी कि नहीं होगी? क्योंकि बी, ए और सी को अगर मैं जोड़ दूं तो बी और डी के बराबर है। अब सर्वाधिक आय किसकी है ये चेक करना है अपने को, ध्यान से समझना। ए और सी दोनों बराबर हैं, ए और सी दोनों बराबर हैं। अगर ए और सी दोनों बराबर हैं, यहां पे ध्यान दो, पहला पॉइंट था ये, सेकंड पॉइंट था ये, थर्ड पॉइंट था ये, फोर्थ पॉइंट मैंने ये बना लिया।
अब पहले पॉइंट को उठा के मैं तुमको कुछ समझाता हूं। ए और बी अगर बड़ा है सी और डी से, अगर ए और सी आपस में बराबर है तो मैं ये कह सकता हूं कि बी बड़ा होगा डी से। हाँ कि ना? बी बड़ा होगा डी से। मैं इस पॉइंट पे आ सकता हूं कि बी बड़ा होगा डी से। फिर मैं क्या कह सकता हूं, समझो ध्यान से, कि अगर बी बड़ा है डी से, इस पॉइंट को देखो जरा ध्यान से भाई सभी लोग, अगर बी बड़ा है डी से और ए और सी दोनों बराबर है, मान लो ए और सी दोनों 3-3 मान लो, तो ए और सी टोटल कितने हो गए 6। अब बी बड़ा है डी से, अगर सी डी हो गया 2, तो बी कितना होगा 4 होगा। होगा कि नहीं होगा? बड़ा रहेगा। अगर ये 1 होगा तो बी 5 रहेगा। यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो होगा ना वो बी होगा। इसमें सर्वाधिक आय किसकी होगी? बी की होगी। समझे बात को? सर्वाधिक आय किसकी बनेगी इसमें? बी की बनेगी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि गड़बड़ कर गया था ये वाला जो था। ठीक है, इसको समझ लो हिंदी वाले में, हिंदी से समझ लो, है ना? इंग्लिश में ये गलत लिखा हुआ है, हिंदी से देख लेना इसको एक बार। इसको भी डिस्कस कर ही देता हूं मैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन एग्जाम में आया हुआ है तुम्हारे, है ना? क्या है, इंग्लिश वाला पोर्शन नहीं पढ़ना आप लोगों को, ठीक है? इंग्लिश में ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है भाई? इंग्लिश में मत पढ़ना, हिंदी में इसको देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है ये, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग अपना निकालते हैं। यदि कोई ऐसी नीति है जिससे किसी समुदाय की 1/3 आबादी, 1/3 पॉपुलेशन प्रतिवर्ष एक स्थान से छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चली जाती है, इस तरह का कुछ काम चल रहा है, तो 6वें वर्ष के बाद उस समुदाय की शेष बची आबादी क्या होगी यदि इस अवधि के दौरान जनसंख्या में आगे कोई वृद्धि ना हुई हो? देखो इसमें क्या करना है, सिंपली तुमको सक्सेसिव केस होता है। मान लो 1/3 लोग चले जाते हैं तो बचेंगे कितने? 2/3 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? मतलब हर बार 1/3 निकल गए। टोटल मान लो, टोटल है 1, ठीक है भाई? 1 में से अगर मैं 1/3 निकाल दूं तो मेरे पास 2/3 बचेगा नहीं बचेगा? हाँ कि ना? इतना बता दो बस मुझे तुम लोग, ठीक है? कितना बचेगा? 2/3 बचेगा। वो हर बार वो अपने आप का 2/3 रहेगा। कितनी साल तक? 6 साल तक। बस 2/3 रहेगा 1 साल, फिर अपने आप का 2/3 रह गया। भाई जनसंख्या तो 1 थी ना, 1 का 2/3, फिर से 2/3 रह गया, फिर से 2/3 रहेगा, फिर से 2/3 रहेगा और फिर से 2/3 रहेगा। मतलब 6 साल तक वो अपने आप का 2/3 होगा। 6 साल तक 2/3 होता जाएगा। 6 साल के बाद चेक करके देख लो कितना हो गया ये। जितना आएगा भाई अपना आंसर कर देना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 बटे 3 या 9 27 81 243 और 729। 64 बट्टे 729 जनसंख्या का कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर 4। यही अपना आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। देखो मैं तुम्हें कुछ चीज समझाना चाहता हूं। जैसे मान लो आज हमारी जनसंख्या है 1000 है, अगर मान लो 10% कम हो जाती है तो 1000 का 10% 100 होता है। 100 कम कर दो, कितनी बची भाई? 900। अगली साल अगर मैं इसका 10% कम करूंगा तो ये 900 का 10% यानी कितना? 90 और कम हो जाएगा। यहाँ पे कितना रह जाएगा? 810। अब इसी कहानी को मैं ऐसे लिख दूं, जनसंख्या थी 1000, 10% कम करोगे तो अपने आप की कितनी रह जाएगी भाई? 90%। और फिर से 10% कम करोगे तो ये भी अपने आप की कितनी रह जाएगी? 90%। अगर मैं इसको चेक करूं, 2 जीरो यहां से कैंसिल में कर दूं, 9 9 81 कितना आ जाएगा? 810। जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, वही चीज यहाँ पे दिखा दी मैंने आपको। तो हर बार जनसंख्या अगर 1/3 कम होगी तो अपने आप की कितनी रह जाएगी? वो हर बार 2/3। 1/3 कम होगी तो हर बार अपने आप की कितनी रहती जाएगी? वो 2/3 रहती जाएगी। हर बार अपने आप की कितनी रहती जाएगी? 2/3। ठीक है, उम्मीद है आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आई होगी ये सारी बातें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।